दोस्तों, अभी तक हमने आपको कल पढ़ाया कि शिक्षा क्या होती है, हमने आपको बताया, और शिक्षा को किस तरह से आने वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित किया जाता है और किस प्रकार से वो एक विषय का रूप लेती है। अभी हम अपना जो चैट बॉक्स देख रहे थे उस पर एक प्रश्न आया है। एक स्टूडेंट ने पूछा है किसी कि सर विद्या शाखा क्या होता है, विद्या शाखा क्या होता है। तो उसको बता दें दोस्तों, हम पहले इसका ये डाउट क्लियर कर दें यहीं पे, फिर पढ़ाना शुरू करते हैं। विद्या शाखा का मतलब होता है दोस्तों, विद्या का मतलब होता है शिक्षा, विद्या का मतलब होता है शिक्षा, शिक्षा मतलब ज्ञान। और जब इसके साथ में शाखा लग गया तो ज्ञान की एक शाखा, शाखा बोले तो शाखा मतलब क्या होता है, जैसे पेड़ पे बहुत सी शाखाएं निकली रहती हैं, उसी तरह विद्या की भी बहुत सी शाखाएं हैं। एक है समाज शास्त्र है, जैसे दूसरी राजनीति शास्त्र, तीसरी मनोविज्ञान और खगोल शास्त्र, इस तरह से बहुत सी शाखाएं हैं। तो मैं जिस भी स्टूडेंट ने पूछा, मैं नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन बहुत सही क्वेश्चन किया है कि आपको अगर टॉपिक का नाम ही नहीं पता, इसका मतलब नहीं पता है आपको, तो आप आगे क्या वो करेंगे, है ना। आप जब नाम ही टॉपिक का आप अर्थ उसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे उसमें क्या पढ़ेंगे। तो विद्या शाखा का मतलब है कि ज्ञान की एक शाखा के रूप में, समाज शास्त्र ज्ञान की एक शाखा के रूप में या एक विषय के रूप में। ज्ञान की एक शाखा मतलब एक विषय, समाज शास्त्र एक विषय के रूप में समझ लो। जिसको विद्या शाखा ना समझ में आ रहा हो वो ये समझ ले कि समाज शास्त्र एक विषय के रूप में, विषय के रूप में। दोस्तों बहुत खुश हुआ आज मैं देख के कि कम से कम किसी स्टूडेंट ने मेरा डाउट तो पूछा, वरना कोई डाउट नहीं पूछता है, किसी के दिमाग में कोई डाउट आता ही नहीं है। पता नहीं कैसे आप लोग पढ़ते हैं कि डाउट आता नहीं है, या मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि आपके दिमाग में कोई डाउट बनता नहीं है। खैर जो भी है, तो अगर कोई डाउट आए तो ज़रूर पूछिए दोस्तों। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं इसका कोई नोट्स नहीं देने वाला हूँ। जो नोट्स आपको सही लगता है आप बना लीजिए, बस इतना देता हूँ कि मैं साइट हो जाता हूँ, 1 2 3 करता हूँ, उतने में आपको स्क्रीनशॉट लेना रहता है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि स्क्रीनशॉट की आवश्यकता है वहाँ पे मैं पीछे हट जाऊँगा और आप स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। तो कल हमने आपको बता दिया था कि शिक्षा क्या होता है, शिक्षा को कैसे हस्तांतरित किया जाता है। एक बार पूरा कल का लेक्चर रिवीजन करें 5 मिनट में अगर जल्दी जल्दी। तो हमने बताया कि सबसे पहले मनुष्य जब आया प्रकृति में, तो इसके साथ में क्या थे, मनुष्य के साथ में जानवर थे। अरे यार, इसके साथ में जानवर थे, जानवर और मनुष्य दोनों एक साथ प्रकृति में आए, जानवर प्लस मनुष्य एक साथ प्रकृति में आए। प्रकृति में क्या था, पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधों से और जंगल से, ज़मीन से मनुष्य और जानवर दोनों अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे थे। मनुष्य और जानवर में क्या अंतर था, मनुष्य और जानवर में 2 तरह से मनुष्य भिन्न था। एक तो इसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति, और दूसरा जो मनुष्य की शारीरिक बनावट थी। शारीरिक बनावट, मैंने आपको बताया कि जानवर के 4 पैर होते हैं, 2 आगे पैर 2 पीछे पैर। लेकिन मनुष्य में क्या होता है कि 2 आगे जो होते हैं ये हाथ होते हैं, जो नीचे ये पैर होते हैं 2, इसके ये भी पैर होते हैं, ये भी पैर होते हैं। कुछ लोग कहना है कि जैसे मनुष्य के हाथ में उंगलियां होती हैं, अंगुलियां, है ना। कुछ लोग का कहना है सर बंदर के हाथ में तो अंगुलियां होती हैं। दोस्तों आपने भी पढ़ा होगा उद्विकासीय सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि बंदर से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसा क्वेश्चन ना करें, अपनी समझदारी का परिचय दें। यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया, मनुष्य 2 स्थितियों में भिन्न था। मनुष्य ने क्या किया, अपनी
जो मनुष्य के समक्ष उस समय भी कुछ चुनौतियाँ थी, आज भी चुनौतियाँ हैं उस समय, जैसे प्राकृतिक आपदा आती थी, जानवरों से खतरा था, खाद्य सुरक्षा नहीं थी, शिकारी जीवन था, क्योंकि अगर घर से बाहर ना निकले वो लोग तो खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी उन लोग के पास। इस तरह से जो आदिम मानव था, आदिम समाज, उसके समक्ष ये सब चुनौतियाँ थी। उसी तरह आज जैसे आतंकवाद की चुनौती है ना, साइबर क्राइम है, आज प्राकृतिक आपदा आज भी आती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, कार दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दुर्घटनाएं जैसे भी लिखा जाता देख लेना। तो इस तरह ये पहले भी चुनौतियां थी और ये आज भी चुनौतियां हैं दोस्तों। तो इन्हीं चुनौतियों का दोस्तों क्या होता था कि मनुष्य जो था इनका समाधान ढूंढने के लिए ज्ञान अर्जित करता था। इसी ज्ञान को जब वो समाधान ढूंढ लेता था तो इसी ज्ञान को अपने बच्चों को देता था, बच्चे अपने दोस्तों में बांटते थे, दोस्त अपने दोस्तों में बांटते थे। यहाँ से क्या होता था दोस्तों कि ज्ञान की ये सब 10-20 लोगों में बांटते थे इसको, फिर एक पेड़ के नीचे ऐसे बैठाल के सब 40-50 लोग में ऐसे बांटते थे। उसके बाद यहीं से एक घर में बैठाल के सबको बांटने लगे, घर में ज्ञान वितरण होने लगा। ऐसे ऐसे करके जब यहाँ पे पहुँचे तो एक शिक्षा पद्धति की शुरुआत हुई। ठीक है, शिक्षा पद्धति की शुरुआत होती है यहीं से दोस्तों। एक ये शिक्षा पद्धति का रूप लेता जा रहा है। पहले अपने आने वाली पीढ़ी को दिए, अपने बच्चों को ज्ञान दिए, बच्चों ने एक दूसरे को बताया, तो इस तरह से ज्ञान बढ़ता गया लोगों में और इस तरह से शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हो गई। ज्ञान होता था, उसका संकलन भी करना पड़ता था। क्या होता था दोस्तों कि जो ज्ञान था इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अगर मौखिक बता दिया जाता था, लेकिन मौखिक कहाँ तक बताया जाता, ज्ञान बढ़ने लगा तो उसको संकलित करने की आवश्यकता हुई। इसी ज्ञान का संकलन शुरू हुआ तो इसको पेड़ों की छाल पर, पत्थर की ढाल पर, पुस्तकों में, धातु, पहले लिखो धातु की शीट पर, उसके बाद कागज़ के विकास होने के बाद पुस्तकों में ऐसे संकलित किया जाने लगा। यही ज्ञान जब बढ़ता गया पुस्तकों में संकलित किया जाने लगा, तो यहीं से जब ज़्यादा ज्ञान हो गया तो ये हुआ कि चलो अब जो ज्ञान है तो हर पक्ष का ज्ञान अलग अलग पुस्तकों में संकलित किया जाने लगा। यहाँ से मान लो कि औषधियों का ज्ञान जो था, है ना, जो औषधियों का ज्ञान था एक जगह संकलित किया गया। जो अर्थव्यवस्था से संबंधित ज्ञान था उसको एक जगह संकलित किया गया। जो राजनीति से संबंधित ज्ञान था, मेरे प्यारे दोस्त जिसने पूछा था कि सर विद्या शाखा क्या होती है, देखिए इसकी शाखाएं निकल रही हैं, ज्ञान की शाखाएं हैं ये सब, इस तरह से। तो उसको एक साथ अर्जित किया गया। जो समाज का ज्ञान था उसको एक साथ अर्जित किया गया। इस तरह से बहुत से विषय बनते चले गए। जब ज्ञान को अलग अलग पुस्तकों में संकलित किया गया तो एक विषय का रूप लेने लगे और ये कई जगह कई विषय में के रूप में उभर कर आने लगे। तो यहाँ तक आप ये समझ पाए कि शिक्षा किसे कहते हैं दोस्तों। मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।
उसके बाद क्या हुआ कि जो समाज था उसकी अपनी विशेषता थी। जैसे आप समझें कि जो समाज था, समाज का अगर हम आपको दिखाएं रूप, समाज कैसे शुरुआत होती है। सबसे पहले आया घुमंतू समाज, उसके बाद आया ग्रामीण समाज, इसके बाद आया औद्योगिक समाज यानी नगरीय समाज, यानी पहले घूम घूम के लोग एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में भटकते रहते थे। उसके बाद वो एक जगह बसना शुरू किए, तो वहाँ से ग्रामीण समाज की शुरुआत हुई। फिर वो धीरे धीरे बड़े नगरों में रहने लगे, तो उसका नगरीय समाज की शुरुआत हुई। जब घुमंतू समाज में हम देखें तो अर्थव्यवस्था कैसी थी यहाँ पे। यहाँ पे थी दोस्तों, झूम खेती होती थी। ये लोग एक जगह खेती किए। झूम खेती से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे अगर आपने पढ़ा होगा। देखिए क्या होता है दोस्तों, जब मैं पढ़ता था तो जो हमारे सर थे वो ऐसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं तो बोले, जैसे हमने आपको बताया झूम खेती, तो अब हम लोग को ये समझ में नहीं आता झूम खेती क्या होती है। सर कहते थे झूम खेती आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, वहाँ अपने सर ने आपको बताया होगा झूम खेती क्या होती है। सर तो आगे बढ़ गए। अब इकोनॉमिक्स वाले सर ने जब पढ़ाने आए तो उन्होंने जब बताया झूम खेती, तो उन्होंने कहा ये आपको सोशोलॉजी वाले सर ने या सोसाइटी वाले सर ने बताया होगा झूम खेती क्या होती। अब ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इन्होंने बताया ना उन्होंने बताया, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं झूम खेती क्या होती है। अगर आप कभी पढ़ाएंगे तो आप भी जो भी टर्म आएगा अपने स्टूडेंट को आप तुरंत समझाएंगे। तो झूम खेती क्या होती है, एक जगह खेती की है जैसे हम लोग, उसके बाद में उस जगह की खेती जब फसल वहाँ उगा लिए, फिर मौसम देखे और आगे बढ़ गए, उसको बंजर भूमि छोड़ दिए कुछ दिन के लिए कि फिर से वो उर्वर हो जाए भूमि। आगे बढ़ गए दूसरी जगह खेती किए जाके, उसके बाद वहाँ खेती की फसल काटे, फिर आगे बढ़ गए दूसरी जगह खेती किए जाके। इसको झूम खेती कहते हैं। मतलब अलग अलग स्थानों पे खेती हम लोग करते रहते हैं, जिस पे खेती कर लेते उसको छोड़ के चले जाते थे। झूम खेती हुई। उसके बाद जब और आगे बढ़े यहाँ से हम लोग दोस्तों, तो क्या हुई, ग्रामीण समाज में कौन सी होती, स्थायी खेती हुई। और स्थायी खेती आधारित अर्थव्यवस्था थी यहाँ पे। और यहाँ जब नगरीय समाज में हम लोग पहुँचे तो यहाँ पे औद्योगिक अर्थव्यवस्था हो चुकी थी, मशीनों पे आधारित काम होता था। इसके बाद क्या हुआ, जब घुमंतू समाज था फिर यहाँ झूम खेती होती थी। जो घुमंतू समाज था इसकी राजनीतिक ढांचा कैसा था यहाँ पे, तो यहाँ पे था कबीलाई शासन। फिर ये हम लोग और आगे बढ़े, जब ग्रामीण समाज पहुँचे तो जब स्थायी खेती होने लगी थी, तो ये था सामंती समाज, या फिर यहाँ पे आप समझ लीजिए कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी यहाँ पे, है ना दोस्तों। राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी यहाँ पे। और यहाँ औद्योगिक, हाँ, ये औद्योगिक खेती थी। और यहाँ पे जब हम लोग औद्योगिक समाज में, नगरीय समाज में है, औद्योगिक आधारित अर्थव्यवस्था थी, तो यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र स्थापित हुआ यहाँ पे दोस्तों। ये समाज कैसा था, और ये धर्म आधारित समाज था। ये कैसा था, धर्म आधारित समाज था। ये समाज कैसा था, वैज्ञानिक आधारित, तर्क आधारित। वैज्ञानिकता आधारित। यहाँ पे ये वैज्ञानिकता आधारित समाज था। तो यहाँ तक आपने देखा। तो अब इसके बाद क्या होता है, तो फिर ये वैज्ञानिकता आधारित समाज था दोस्तों। अगर समाज को अगर बांटे हम दो, उसमें समाज को कितने स्तर में बांटा जा सकता है, तो समाज दो ही स्तर में बढ़ता है। पहला स्तर जो होता है वो होता है परंपरावादी समाज।
और दूसरा स्तर इसका जो होता है वो होता है आधुनिक समाज। तो ये धर्म आधारित व्यवस्था थी। इसमें क्या था, धर्म आधारित जहाँ पे व्यवस्था उसमें जादू टोना बहुत चलता था, अंधविश्वासी समाज था। अंधविश्वास पर आधारित समाज था ये, ठीक है। तो इस तरह का ये हमने कल आपको बताया। तो हम आपको अब यूरोप भ्रमण कराएंगे दोस्तों यहाँ से, और देखते हैं कि यूरोप कैसा समाज था। परंपरा, जो यूरोप का परंपरावादी समाज था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, और इसका लेना था आपको स्क्रीनशॉट, हम बना के डाल देंगे स्क्रीनशॉट इसका दोस्तों। आप वीडियो से ले सकते हैं, वैसे हम चले गए थे अभी 2 सेकंड के लिए बाहर, तो स्क्रीनशॉट आप ले लेना उसका उतनी देर में। तो दोस्तों क्या हुआ कि ये हमने बताई आपको समाज की विशेषताएं होती थी, कैसे घुमंतु समाज से फिर हम लोग स्थायी जीवन यानी ग्रामीण समाज पे पहुँचे, फिर नगरीय जीवन पे पहुँचे। सबकी हमने बताया कि कैसी अर्थव्यवस्था होती थी, सबके बारे में हमने बताया कि कैसे वहाँ पे राजनीतिक शासन कैसे चलता था, फिर किस किस चीज़ में उनका विश्वास था, ये हमने आपको इसमें बताया दोस्तों। तो आप समझिए कि यूरोप भ्रमण करते करते आपको दिखाएंगे हम कि यूरोप कैसा था और यूरोप में क्या हुआ। तो यूरोपीय परंपरावादी समाज। तो क्या होता था दोस्तों कि जो यूरोपीय समाज था, तो जो परंपरावादी यूरोपीय समाज था उसमें कुछ तत्व ऐसे विद्यमान थे जिनको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या था कि यूरोप में जो है राजा जो होता था उसका शासन होता था, धर्म की प्रबलता थी। यूरोप का जो परंपरावादी समाज था उसमें धर्म की प्रबलता थी, मतलब जितनी भी चीज़ें हो रही थी, जो भी घटनाएं घट रही थीं, जो भी लोग कर रहे थे, वो सारी चीज़ें धर्म आधारित थीं। धर्म के बिना किसी चीज़ का व्याख्या हो ही नहीं सकती थी। कोई भी प्रश्न उठता था तो एकमात्र उसका समाधान धर्म था, क्योंकि जो ज्ञान था उस समय वो धर्म आधारित ज्ञान था। हमने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया कि जो ज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह जो समाज में जो यूरोप का परंपरावादी समाज था उसमें जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं उन सब का उत्तर देने के लिए एकमात्र जो ज्ञान था या एकमात्र जो ज्ञान का स्रोत था वो था धर्म। तो ऐसे समाज में जहाँ पे धर्म की प्रधानता हो, तो हमने अभी आपको बताया कि वो परंपरावादी समाज होता है। तो धर्म का प्रभुत्व इतना ज़्यादा बढ़ चुका था उस पर कि जितनी भी घटनाएं घटती थी सबकी व्याख्या धर्म करता था। अगर कोई पूछ लेता था कि जो है व्यक्ति दिन में ही क्यों जगता है, दिन में ही कार्य क्यों करता है, रात में क्यों सोता है, तो कहा जाता था क्योंकि ऐसा धर्म में लिखा है। अगर व्यक्ति पूछ लेता था, अगर कोई पूछ लेता था, प्रश्न करता था कि व्यक्ति खाना क्यों खाता है, तो कहा जाता था कि क्योंकि धर्म में लिखा है और ईश्वर ने बोला है ये चीज़। तो मतलब सारी चीज़ें, सबका प्रश्न जो है, सबका जितने प्रश्न थे सबका जवाब यही धर्म देता आ रहा था, क्योंकि धर्म जो है एकमात्र ज्ञान का स्रोत था उस समय। और ऐसा जहाँ पे हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि ऐसा स्रोत जहाँ पे जो है गलत ज्ञान संकलित कर दिया जाता है वह कभी भी समस्या का समाधान नहीं दे सकता है। तो अब धर्म जो है वो केवल विश्वास पे आधारित होता है। ऐसे समझिए आप, अभी कोई कहे कि हनुमान जी होते हैं या नहीं होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जिसको हनुमान जी में विश्वास है वो कहेगा होते हैं, जिसको विश्वास नहीं है वो कहता नहीं होते हैं। जैसे कोई कह दे ये मार्कर अगर हनुमान जी आके अभी सोने का बना दें तो हम जाने हनुमान जी होते हैं। तो ऐसी मतलब चीज़ तो हनुमान जी तो नहीं बना पाएंगे ना इसको सोने का, तो कहेंगे हनुमान जी नहीं होते हैं। तो इसलिए जो भी
उस समय जो धर्म था उसका जो एकमात्र जो टिका हुआ था वो विश्वास था। विश्वास, आस्था, विश्वास पे वो टिका हुआ था धर्म, वरना उस धर्म की कोई अस्तित्व नहीं था उसका। और आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे भी कि जो है धर्म को कैसे लोगों ने नकारा वहाँ पे, और मतलब उतनी बुरी हालत कर दी गई धर्म की कोई उस पर आँख बंद करके तो कोई विश्वास ही नहीं करता था। धर्म को नहीं नकारा गया, धर्म से रिलेटेड जो बातें थीं, जो धर्म को बांटने वाले लोग थे, उनकी बातों को नकारा गया। धर्म को कभी नहीं नकारा गया, ना पहले ना अब भी लोगों का धार्मिक उसमें विश्वास है, पहले भी था लोगों का विश्वास धर्म में। तो क्या होता था कि जब यूरोप जो था उसमें पहली चीज़ जो थी वो था धर्म आधारित समाज था, धर्म आधारित ज्ञान था। मतलब धर्म आधारित ज्ञान था, ज्ञान का एकमात्र स्रोत धर्म था, हमने आपको बताया। और धर्म के द्वारा ही हर प्रश्न की व्याख्या की जाती थी। किसी के दिमाग में कोई भी प्रश्न उठे, क्योंकि उसको ऊपर वाले ने कहा, यही बता के प्रश्न खत्म कर दिया जाता था। धर्म का विरोध करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। वो इसलिए दी जाती थी जिससे धर्म के अस्तित्व पे कोई आँच ना आए, क्योंकि धर्म के अस्तित्व पे अगर आँच आ जाती दोस्तों, तो उस समय जो राजा जो शासन करता था, जो पोप जो होता था, चर्च का पोप, उनकी जो अय्यासी चल रही थी वो अय्यासी बंद हो जाती। तो इसीलिए धर्म के ऊपर कोई आँच ना आए, इसलिए कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान था धर्म का विरोध करने वालों पे। तो ये चीज़ थी पहली तो यूरोप में। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या थी, दूसरी अगर बात करें तो राजा का जो है दैवीय अधिकार था। राजा का दैवीय अधिकार था। वहाँ पे कहा जाता था कि राजा ने जो कहा वो समझ लो ईश्वर ने कहा, मतलब राजा की इच्छा भगवान की इच्छा, राजा की इच्छा भगवान की इच्छा। अगर राजा किसी को सज़ा दे रहा हो तो राजा सज़ा नहीं दे रहा, वो भगवान सज़ा दे रहे हैं, ये माना जाता था। कहा जाता था कि अगर किसी निर्दोष को भी सज़ा दी जा रही है तो वह उसके पिछले जो जन्म थे, पुराने जन्मों का उसका जो पाप थे उसका फल दिया जा रहा है, उसकी सज़ा उसे दी जा रही है, ये कहा जाता था। मतलब ये समझ लो कि कहा जाता था राजा को भगवान ने भेजा है उस पर जनता पे शासन करने के लिए। तो जब भगवान कभी गलत नहीं हो सकता तो राजा भी कभी गलत नहीं हो सकता है। ये सब बातें कौन, धर्म प्रसारित कर रहा था। किस लिए कि जो लोग शासन कर रहे थे ऊपर बैठ के, उनका जो बोलबाला था वो बना रहे समाज में, उनका जो अस्तित्व था उस पर खतरा ना आए, उनका अस्तित्व समाज में, उनका प्रभुत्व बना रहे, उनके जो अय्यासी चल रही थी, उनके ऐशो आराम चल रहे थे, वो उनके चलते रहें, लोग पैसा देते रहें उनको और वो मस्ती से खाते रहें, इसलिए केवल ये सब हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि जो राजा का दैवीय अधिकार हुआ, इसके बाद जो तीसरी चीज़ इसमें आई वो ये थी कि सामंतवादी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। सामंतवादी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। समझिए पहले सामंत क्या होता है, ये टर्म समझिए पहले। सामंत वो होता है दोस्तों जो जमींदार होते थे पहले, उन्हीं को सामंत कहा जाता था। सामंत लोगों के पास जो सामंत होता था, इन लोगों के पास खेती होती थी, बहुत ज़्यादा खेती होती थी, उस पर जो श्रमिक है वो काम करते थे। श्रमिक जो है, इसको भी आप लिख लीजिए साइड में, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि यूरोपीय समाज में जो परंपरावादी समाज था उसमें सबसे ऊपर पोप होता था, उसके नीचे राजा आता था, उसके नीचे कौन आता था, सामंत, और सामंत के नीचे भी अगर देखें तो यहाँ पे आता था सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग में दो कैटेगरी में बटा था, एक था व्यापारी और दूसरा था श्रमिक।
तो एक था व्यापारी, दूसरा था श्रमिक। इस तरह से यूरोपीय समाज की हायरार्की ये थी। तो इस तरह से चलता था यूरोपीय समाज। तो जो सामंत होते थे उन सब के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थीं, उस पर ये श्रमिक वर्ग काम किया करता था। ये व्यापारी थे जिनका छोटा मोटा व्यापार होता था, छोटी मोटी दुकानें होती थी, और ये अपना व्यापार चलाते थे, अपनी रोजी रोटी व्यापार करके चलाते थे। तो जो सामंतवादी समाज था इसमें श्रमिक काम करता था, और ये लोग जो है, और इनकी अपनी सेना होती थी सामंतों की। इसी में जिस सामंत की सेना सबसे ज़्यादा होती थी वही राजा होता था। जिसकी सेना सबसे ज़्यादा होती थी सबसे बड़ा सामंत होता था, और जिस सामंत की सेना सबसे बड़ी होती थी वही राजा होता था। वही बाकी जो सामंत थे उन पे भी वही अधिकार करता था, उनके ऊपर रूल वही किया करता था। तो इस तरह से सामंतवादी समाज था वहाँ पे यूरोप में। उसके बाद क्या होता है कि सामंतवादी समाज के बाद जब देखते हैं तो यूरोप में एक और परंपरावादी समाज था। उसका एक और जो तत्व था वो था यहाँ की शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी दोस्तों। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता था कि जो राजा होता था उसी का पुत्र जो है राजा बनता था। यानी जो राजशाही शासन था वो इसके परिवार से बाहर नहीं आता था। मतलब राजा बनने का हक केवल इसी के परिवार को था, बाकी और कोई राजा नहीं बन सकता था। न यहाँ से कोई राजा बन सकता था, न यहाँ से कोई राजा बन सकता था। राजा इन्हीं के परिवार का कोई ना कोई बनेगा। एकदम क्लियर बात थी ये उस समय। तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वहाँ पे। और राजा का दैवीय अधिकार हमने आपको बताया। तीसरी एक और चीज़ जो थी, पांचवी चीज़, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी चीज़ अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे था अलौकिकता, अलौकिकवाद। अलौकिकता था वहाँ पे। मतलब अलौकिकता का आप अर्थ समझिए। कहता था कि इस जो लोक है, जो अलौकिकता है, मतलब जो ये लोक है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, इससे बाहर का जो, इससे बाहर की जो दुनिया है, जो इसको ट्रांसेंडेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो इस लोक से बाहर की जो दुनिया थी, यानी उस पर ध्यान दिया जाता था। मृत्यु के बाद जो चीज़ें हैं उनको सुधारने का प्रयास किया जाता था, ना कि वर्तमान जीवन को सुधारने का प्रयास किया जाता था। उसने धर्म ने लोगों का इतना ज़्यादा दिमाग में कचड़ा भर दिया था कि लोग सोच ही नहीं पाते थे। वो सोचते थे कि इसके बाद के जीवन को सुधारना है, जो वर्तमान जीवन है वो तो जैसा है ऐसा है ही है, इसके बाद के जीवन को सुधार लें। इस चीज़ पे उन लोग का फोकस रहता था, जो वहाँ का जनता थी वहाँ की यूरोप की। और इसी का फ़ायदा ये लोग पोप और राजा उठाया करते थे। इन लोग से कहा जाता था कि अगर आप जितना ज़्यादा दान देंगे चर्च में, उतना ज़्यादा आपको जो है आगे आने वाला जीवन जो है आपका मृत्यु के बाद का स्वर्ग लोग आपको मिलेगा। मृत्यु के बाद जो है आपका जीवन उतना सुखी रहेगा। अब आप समझ सकते हैं मृत्यु के बाद का जीवन, इसका अर्थ क्या हो गया। यानी मृत्यु, ये लोग इतना ज़्यादा भर दिए थे लोगों के दिमाग में कि कहते थे मृत्यु के बाद का जीवन। दोस्तों द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे, देखिए आप साफ साफ। जब मृत्यु हुई तो जीवन कैसा, जीवन है तो मृत्यु कैसे? या तो यहाँ पे जीवन होगा या तो यहाँ पे मृत्यु होगी, एक ही चीज़ होगी ना। यानी द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है दोनों में। यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा लड्डू दे दें दोस्तों, आप लोग पढ़ते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को आप बहुत अच्छे से यहाँ समझ सकते हैं। या तो मृत्यु होगी या तो जीवन होगा, दोनों चीज़ साथ साथ नहीं हो सकती हैं, है ना दोस्तों। जैसे कहा गया दिन रात, दिन या तो होगा या तो रात होगी, दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। तो इसी से ऐसे द्वंद्व समास होता है, इसको समझ सकते हैं यहाँ से आप। तो इतना ज़्यादा कूड़ा भर दिया गया था लोगों के दिमाग में कि लोग समझ ही नहीं रहे थे इसको। साफ साफ चर्च कहता था कि मृत्यु के बाद का जीवन आपको सुधारना है तो आप हमें दान दीजिए आके। और लोग दान देते थे चर्च में जा कर के। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था अगर मृत्यु के बाद जीवन है तो मृत्यु कहाँ होगी।
वो तो जीवन कहा जाएगा ना, मृत्यु क्यों कही जाएगी उसको। तब भी लोग समझ ही नहीं रहे थे इस बात को, और वो दान दे रहे थे भर भर के, और ये पोप और राजा मिलके अय्यासी कर रहे थे उसी दान पे दोस्तों। तो ये था यूरोप का परंपरावादी समाज जहाँ पे जो है लोग मतलब जीवन के बाद को सुधारने के लिए लोग लगे रहते थे। अब आप समझ लीजिए कि इतनी बुरी स्थिति कर दी गई थी यहाँ पे कि कहा जाता था कि अगर आपको जीवन सुधारना है तो आप दान दीजिए लाके, और इतना ज़्यादा दान लेने लगे चर्च वगैरह कि जो है कहा जाता था कि तुम्हें अगर ऊपर का जीवन एकदम स्वर्ग लेना है तुम्हें मृत्यु के बाद, तो अपनी जितनी संपत्ति वो हमें दे दो ला करके। आपसे कहा जाए दोस्तों कि मृत्यु के बाद आपको हम बिल्कुल लग्जरी फ्लैट देंगे उस स्वर्ग में, एकदम फुल टूस एसी रहेगी, सोफ़ा रहेगा, एकदम लग्जरी रहेंगे, नौकर चाकर सब रहेंगे। लेकिन अभी आपको खाने के लिए भी कुछ नहीं देंगे, अभी जितना कुछ है सब हमें दान कर दो ला करके। तो आप क्या दान करेंगे? लेकिन उस समय चर्च इतना ज़्यादा शोषण करने लगा लोगों का कि वो दान करवा लेता था ज़बरदस्ती। लोगों में इतना भय भर दिया गया था, लोग धर्म के नाम पे इतना डरा दिया गया था लोगों को कि वो डर डर के दान करते थे जा कर के, डरने की वजह से। तो इतना ज़्यादा शोषण हो रहा था। तो आप देखिए दोस्तों, जहाँ पे धर्म आधारित ज्ञान होता है वहाँ पे क्या होता है, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? अंधविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। अंधविश्वास, जहाँ पे धर्म आधारित ज्ञान होता है वहाँ अंधविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। एक चीज़ दोस्तों अगर इसमें और लिखी जाए तो लिखा जा सकता है कि जो यूरोपीय परंपरावादी समाज था इसमें मूल्य एक मतव्यता थी। इसको दोस्तों कैसे समझेंगे मूल एक मतव्यता को? इस चीज़ को समझने के लिए आप ये समझिए कि स्कूल में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ जब पीटी कराई जाती है तो कहा जाता है एक करे तो ऐसे करना, दो हो तो ऐसे करना, तीन ऐसे, चार ऐसे, है ना। तो एक टीचर जो है बोलता है केवल एक तो सारे लड़के ऐसे कर देते हैं, फिर बोलता है दो तो सारे लड़के ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो धर्म था तो उसमें वो था, उसके भी अपने नियम थे। तो जैसे स्कूल में सारे लड़के एक साथ ऐसे 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 सब किया करते हैं ना, तो मतलब सारे लोग उस चीज़ को स्वीकार कर चुके होते हैं, सारे स्टूडेंट जो होते हैं स्वीकार कर चुके होते हैं कि एक जब कोई टीचर बोलेगा तो हमें ऐसे करना है, दो बोलेगा तो ऐसे करना है, तो उसको स्वीकार कर चुके होते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे थी, जो समाज था वो धर्म के जो नियम कानून थे उनको स्वीकार कर चुका था। उसके मतलब जो नियम थे तो उसको इतनी अच्छे से स्वीकार कर चुका था कि सारे लोग उसी नियम पे चलते थे। मतलब एक मत होता था लोगों का, धर्म के प्रति लोगों का एक मत होता था। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि मूल एक मतव्यता होती थी लोगों में। इस तरह का यूरोपीय परंपरावादी समाज था। अब ऐसे समाज में दोस्तों आप कल्पना कर सकते हैं कि धर्म का विरोध करना कितना महंगा पड़ सकता है। ऐसे समाज में जो धर्म का विरोध करता था उसको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाता था, जिससे कोई और धर्म का विरोध करने की इच्छा न जाहिर कर सके। तो ऐसा ये समाज था। शोषण इस हद तक बढ़ गया दोस्तों कि एक बार तो ये कह दिया गया कि जितनी वेश्याएं हैं अगर वो सर्टिफिकेट चर्च से ले लेंगी, पोप से सर्टिफिकेट ले लेंगी, तो उनके साथ जो संबंध बनाएंगे उनको पाप नहीं लगेगा। अब सारी वेश्याएं समझिए कि चर्च से अपना जो होता था पैसा देती थी चर्च को, और उसके बाद वहाँ से एक वो चर्च सर्टिफिकेट देता था और सारी वेश्याएं अपने उसको चिपकाती थी अपने यहाँ कि देखिए हम जो है चर्च से सर्टिफाइड हैं और हमारे साथ अगर आप संबंध बनाएंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। इस हद तक चर्च गिर चुका था दोस्तों, इस हद तक शोषण कर रहा था चर्च। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा शोषण हो रहा था वहाँ पे लोगों का। लोग एकदम अंधे हो चुके थे धर्म के प्रति। चर्च उससे ज़्यादा कुछ सोचने ही नहीं देता था। अगर सेब ऊपर से गिर रहा तो न्यूटन बता रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रहा है, लेकिन उस समय क्या था कि चर्च कहता था गिरा है तो खा लो, ये नहीं पूछना क्यों गिरा है। तो ये हालत थी वहाँ पे। अब स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, 1 2 3, ठीक है। तो क्या होता था ऐसे समाज में, आप समझिए कि कितना मुश्किल होता था धर्म का विरोध करना,
इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे कुस्तुतुनिया एक नाम सुना होगा दोस्तों आपने। तो जब हमारे भी सर पढ़ा रहे थे तो हमसे कहे हिस्ट्री वाले सर आपको बताए होंगे, और हिस्ट्री वाले सर ने कहा कि जब आपने सोशियोलॉजी में पुनर्जागरण पढ़ा होगा तो उसमें सर आपको समझाए होंगे ये क्या होता है, ये पुनर्जागरण और कुस्तुतुनिया क्या था, क्या मतलब मैटर था कुस्तुतुनिया का। तो ना इधर के ना उधर के, ना इन सर ने बताया ना उन सर ने बताया, तो हम तो अपने आप ही फिर उसको पढ़ना पड़ा, अपने आप समझना पड़ा। तो समझिए कुस्तुतुनिया का क्या मैटर था यहाँ पे। तो जो चौथी पाँचवीं शताब्दी का जो यूरोप था वो बहुत ही वैज्ञानिक और तर्क आधारित बातें करता था, वैज्ञानिकता आधारित समाज था वो दोस्तों। और उसके बाद में धीरे धीरे उसमें जैसे जैसे पोप का शासन बढ़ा, वहाँ पे वो समाज को अंधकार में ढकेलने लगा ये पोप। और जो यूरोप था उसका जो स्थल मार्ग से एशिया के साथ व्यापार था उस समय, वो व्यापार कुस्तुतुनिया होके एशिया से किया जाता था। तो कुस्तुतुनिया पे 1453 में क्या हुआ कि तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। और तुर्क जो है उनका यही एक फंडा था कि बस जहाँ भी जाओ वहाँ आक्रमण करके इस्लाम को स्थापित करना है, वो बस इतने उनका काम रहता था। जहाँ जाते थे इस्लाम स्थापित करते थे केवल वो। तो तुर्कों का ये था कि कुस्तुतुनिया पर उन्होंने आक्रमण किया और जो व्यापारिक मार्ग था उसको अपने कब्जे में ले लिया उन्होंने। तो इससे क्या हुआ, यूरोप का व्यापार जो है वो ठप पड़ गया बिल्कुल। और जब यूरोप का व्यापार ठप पड़ गया तो यूरोप में जो है जो चीज़ें आती थी, जो वस्तुएं थी, उनकी कीमत आसमान छूने लगी। आपने डिमांड सप्लाई का ग्राफ पढ़ा होगा कि जब किसी चीज़ की सप्लाई घट जाती है तो डिमांड ऑटोमेटिक, जो डिमांड और उसका मूल्य का जो आपने कीमत का ग्राफ पढ़ा होगा कि डिमांड अगर किसी चीज़ का घट जाता है तो उसकी कीमतें अपने आप बढ़ जाती हैं, और डिमांड अगर उसकी घट जाती है तो कीमतें भी घट जाती हैं। तो यही था कि डिमांड वहाँ की बनी रही और वहाँ पूर्ति नहीं हो रही थी, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी। तो ऐसे समाज में जहाँ कीमतें बढ़ रही थी लगातार, और एक जो वर्ग था जो अय्याशी करने वाला दोस्तों वर्ग इसको कहते हैं हम, इन दोनों को अय्याश कहते हैं। तो अय्याशी करने वाला जो वर्ग था, इनके खर्चे अपने पूरे नहीं पड़ रहे थे। तो इन लोगों ने कहा कि इतनी महंगी वस्तुएं कैसे खरीदी जाएं। तो उसी समय जो व्यापारी वर्ग था वो भी परेशान था, क्योंकि अब इसका व्यापार सही सलामत चल नहीं रहा था। तो इसने कहा कि चलो राजा के पास चलते हैं। तो यूरोप में जो कुछ राजा थे, जैसे स्पेन का राजा था, पुर्तगाल का राजा था, इन लोग ये राजा थे, वो अपने व्यापारियों से, उन लोगों ने कहा, व्यापारी जब उनके पास गए तो व्यापारियों ने कहा ऐसी ऐसी बात है और कीमतें बढ़ती जा रही हैं, व्यापार चलाना मुश्किल हो गया, धंधा मंदा पड़ा हुआ है, और कुछ व्यवस्था करो राजा साहब। तो राजा साहब ने कहा कि देखो, व्यवस्था बस इतनी कर सकते कि पैसा दे सकते हैं हम। अब तुम्हारे लिए न तुर्कों से हम मार करेंगे जाके, और न तुम्हारे लिए हम रास्ता खोजने चलेंगे। तो इन लोगों ने कहा कि आप जो है पैसा दे दो, रास्ता हम खोज लेंगे। तो स्पेन के और इस तरह के जो राजा लोग थे वो क्या किए कि फ़ंड इन लोग को प्रोवाइड किए, और जो फ़ंड इन लोगों ने दिया राजाओं ने, तो यहाँ से एक खोज शुरू हुई। और उसी के साथ वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत पहुँचा और भारत की खोज की उसने। इसी तरह कोलंबस अमेरिका पहुँचा, अमेरिका की खोज हुई। तो मतलब खोज शुरू हो गई और कुस्तुतुनिया पर आक्रमण हुआ, तो वहाँ के भी कुछ विद्वान भाग के यूरोप आ गए। जो विद्वान थे वो सुनते थे कि यूरोप जो है बहुत ही वैज्ञानिकता आधारित समाज था, ऐसा तर्क आधारित बातें करता था। तो जब आके उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये सब गलत सुना करते थे क्या वो लोग। तो उस चीज़ को उन्होंने कहा, जो विद्वान थे, कहा कि फिर से यूरोप को एक बार उसकी पुरानी शक्तियाँ याद दिलाई जाएँ और फिर से यूरोप को एक आधुनिक वैज्ञानिकता आधारित समाज बनाया जाए। तो इसका प्रयास शुरू किया जो तुर्क कुस्तुतुनिया से भाग कर आए थे, जो उन लोगों ने इसका शुरू किया दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों। तो इस तरह से जो कुस्तुतुनिया से भाग कर आए थे विद्वान, उन्होंने यूरोप को फिर से तर्कवाद बनाने का कोशिश की। तो ये सब दोस्तों उसी समय आया, वो कापरनिकस आया। तो पहले क्या था, धर्म क्या बताता था कि पृथ्वी जो है केंद्र में है और बाकी सब उसके चारों ओर, जितने सूर्य और जितने बृहस्पति, ये सब सारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं।
उसके बाद क्या हुआ कि जब कॉपरनिकस आया तो उसने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, सूर्य जो है वो केंद्र में है और पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो इस तरह से मतलब धीरे धीरे 16वीं-15वीं शताब्दी में आकर के थोड़ा तर्कवाद शुरू हुआ वहाँ पे। और तर्कवाद शुरू भी क्यों नहीं होता दोस्तों, क्योंकि धर्म के शोषण से सब परेशान हो चुके थे। अब कोई बर्दाश्त करना नहीं चाहता था, एकदम त्राहि त्राहि मची हुई थी धर्म के शोषण से, सब एकदम परेशान हो चुके थे उससे। तो इस तरह इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, देख लीजिए 1 2 3। तो इसका सब इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो अब इसी समाज में जब कॉपरनिकस जैसे लोग आ गए, ठीक है, आगे कॉपरनिकस के बाद कौन आया, ऐसे ही समाज में गैलीलियो आया था दोस्तों। और यहाँ पे डार्विन का उद्विकासीय सिद्धांत भी आया। तो ये सब सिद्धांत आने लगे आगे चल कर के। और जब दोस्तों व्यापार के लिए हमने आपको यहाँ पे बताया था, पोप था, इसको लिखा रखिए, ये बहुत काम आएगा अभी। राजा था, सामंत थे, सामान्य वर्ग था। सामान्य वर्ग में 2 कैटेगरी थी। पहला था व्यापारी, दूसरा था श्रमिक। ये 2 कैटेगरी थी दोस्तों। तो जब व्यापारियों को पैसा मिला तो उन्होंने खोज शुरू की और भारत की खोज की गई, अमेरिका की खोज की गई दोस्तों। इसी तरह और भी कई स्थानों की खोज हुई, कई मार्गों की खोज हुई। तो अब जब भारत की खोज हो गई तो जो श्रमिक भारत आए थे वो जब यहाँ से सामान लेकर के गए तो उन्होंने देखा कि 200 से 300 गुना मुनाफा पहली बार में उन्होंने कमाया। तो इससे और भी जो यहाँ के व्यापारी थे वो और लालान्वित हुए वो, और वो भी भारत जाने की कोशिश करने लगे। तो अब जो है व्यापारी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लगे और भारत से व्यापार होने लगा। जब व्यापार होने लगा दोस्तों तो यहाँ पे जो है चार्टेड कंपनियाँ जो होती थी, जो ऋण मुहैया कराती थी व्यापारियों को, वो शुरू होने लगी। व्यापार बढ़ने से क्या हुआ दोस्तों, व्यापारी गए भारत, यहाँ से किया व्यापार। तो इससे दोस्तों क्या हुआ कि चार्टेड कंपनी शुरू होने लगी, चेक सिस्टम शुरू हो गया। यहाँ पे चेक देखा है ना, होता ना, पापा के साइन करके ऐसे निकाल लिए जाते थे पैसे, वैसे ही चेक सिस्टम शुरू हो गया था। तो ऐसा मत करना, बहुत कूटे जाओगे, समझ लेना सब लोग। तो चेक सिस्टम शुरू हो गया था दोस्तों वहाँ पे। और हुंडी शुरू हो गई थी। हुंडी आपको समझाते, हुंडी आपने नहीं सुना होगा। हुंडी में दोस्तों ये होता था, हुंडी सिस्टम में, कि जैसे कोई व्यक्ति होता था, वो एक पत्र लिख करके दे देता था दूसरे को, कहता था ये पत्र लेकर के तुम इनके पास चले जाना और ये तुम्हें इतना पैसा दे देंगे। तो इसको कहा जाता था हुंडी सिस्टम। जैसे हमने आपको एक पत्र लिख करके दे दिया और बोल दिया कि आप मोदी जी के पास चले जाओ, आपको इतना पैसा मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे चले गए मोदी जी के पास और मोदी जी ने आपको 10-15 लाख करोड़ रुपए दे दिए। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, इतना नहीं देंगे, समझे, एक पैसा नहीं देंगे तो ले लेंगे और पा जाएंगे। तो इस तरह से शुरू हुआ दोस्तों हुंडी सिस्टम, इसी को कहते हैं। तो इस तरह से व्यापार जब शुरू हुआ तो ये चीज़ें शुरू हो गई। व्यापार बढ़ने लगा दोस्तों धीरे धीरे। एक व्यापारी जाता था, फिर पूरा समूह जाने लगा व्यापारियों का, फिर कई कई बेड़े जाने लगे व्यापार के लिए, जहाजी बेड़े कई कई जाने लगे। इस तरह से शुरू हुई यहाँ पे वाणिज्यिक क्रांति। वाणिज्यिक क्रांति की शुरुआत हुई दोस्तों यहीं से।
जब वाणिज्यिक क्रांति की शुरुआत हुई तो व्यापारी लोग ज़्यादा मुनाफा कमाने लगे, व्यापारियों के पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा होने लगा। अब व्यापारियों के पास ज़्यादा पैसा जब इकट्ठा होने लगा तो यहाँ से ये लोग गए थे, जब खोज वोज किए, यहाँ पे भारत की खोज हुई, मान लो ये लोग इसकी खोज कर रहे थे जब, तो जब खोज करेंगे तो इसका मैप भी बना लेंगे ये लोग, मैप बना के ला के और व्यापारियों को देंगे। मैप बनाए तो मैप का आविष्कार हो गया यहाँ पे। इसके बाद जो जहाज़ जाते थे, तो दोस्तों वो मतलब तर्कवाद पहले भी था, देखिए पहले भी जहाज़ ऐसे बनाए जाते थे, है ना, मतलब पानी को काटने के लिए जहाज़ बनाए जाते थे, और जहाज़ आज भी वैसे ही बनते थे। तो जब वैज्ञानिकतावादी सोच हुई, जब आविष्कार शुरू हुए, तो जहाज़ और अच्छे बनाए जाने लगे, जो और तेज़ चलते थे जहाज़, ज़्यादा सामान आता था और कम समय में ज़्यादा दूरी तय करते थे, ऐसे जहाज़ बनाए जाने लगे। यानी नए नए जहाज़ों का आविष्कार हुआ, नए नए जहाज़ों का आविष्कार हुआ, नए नए जहाज़ों का आविष्कार हुआ तो और ज़्यादा सामान आने लगा, और ज़्यादा व्यापार बढ़ने लगा, और ज़्यादा व्यापार बढ़ा तो और ज़्यादा पैसा ये लोग कमाने लगे। तो इस तरह से कंपास का आविष्कार हुआ। इन्होंने कहा कि दिशा नहीं पता चलती है, कंपास सुई बना लिया जाए तो दिशा तो पता चलेगी। कंपास सुई का आविष्कार हो गया। इसी तरह आविष्कार होते चले गए दोस्तों, मशीनों का आविष्कार होने लगा। अब मशीनों का आविष्कार होने लगा धीरे धीरे। जब मशीन का आविष्कार हुआ तो इसी तरह से वैज्ञानिक क्रांति हो गई। वैज्ञानिक क्रांति हो गई यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से वैज्ञानिक क्रांति का जन्म हुआ। अब आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम इसको मिटा लेंगे। 1 2 3। तो जब वैज्ञानिक क्रांति होने लगी दोस्तों, वैज्ञानिक क्रांति हो गई तो नई नई मशीनें बनने लगी। अब नई नई मशीनें अगर बनेंगी, आप बताइए, जहाँ पे नई नई मशीनें बन रही होंगी तो जो काम था, जो काम होता था हाथ से, वो कोई अब हाथ से कराना चाहेगा? जो व्यापारी है, जो चाहता कि जितना ज़्यादा सामान बने, 100 श्रमिक लगा के काम करवाता था। एक मशीन जो 100 श्रमिक मिलके 100 दिन में जो काम करते थे, एक मशीन 10 दिन में कर रही है, तो वो कौन सा व्यापारी श्रमिकों से काम करवाना चाहेगा? सारे व्यापारी जितने थे सब मशीन से काम करवाने लगे। और मशीन से काम जब करवाना शुरू हुआ, ये मशीन से काम करवाना शुरू किया जब, तो यहीं से क्या हुआ कि औद्योगिकरण शुरू हो गया। क्या हो रहा है यार आज? औद्योगिकरण शुरू हो गया दोस्तों। औद्योगिकरण शुरू हुआ तो एक ही जगह बहुत से श्रमिक काम करने लगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि श्रमिक एकत्रीकरण शुरू हो गया। श्रमिक एकत्रीकरण शुरू हो गया यहाँ पे। और जब श्रमिक एकत्रीकरण हुआ, एक ही जगह पे 10-15 हज़ार लोग, 20 हज़ार, 50 हज़ार लोग रहने लगे, तो उसको क्या कहेंगे? नगर कहेंगे दोस्तों। नगर और गांव में फ़र्क क्या होता है ये समझिए आप। जो गांव होता है, इसकी जो जनसंख्या होती है ये कम होती है, नगर की जनसंख्या ज़्यादा होती है। यहाँ पे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पे उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था होती है। यहाँ पे क्या होता था कि जॉइंट फैमिली होती थी, यानी संयुक्त परिवार होते थे। यहाँ पे क्या हुआ? नाभिकीय परिवार हो गया सब। आप समझिए इसको किस तरह से ये पारिवारिक इकाई तक को प्रभावित कर रही। मतलब आप ये समझिए समाज को कैसे प्रभावित कर रही है। हमने आपको कल बताया था कि इसका पढ़ने का अर्थ क्या होगा हम लोग के सामने, कि औद्योगिक क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इन सबको हम लोग क्यों पढ़ेंगे? ये देखने के लिए कि इसका समाजशास्त्र पे कोई प्रभाव है भी, या हम लोग ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं इसको। तो आप देखिए समाजशास्त्र पे प्रभाव है या नहीं है, परिवार तक का ये प्रभावित कर रहा है, परिवार तक को।
जो गांव होते थे वो नगर हो गए दोस्तों। समाज को डायरेक्ट परिभाषित कर रहा है, जो जनसंख्या जहाँ कम रहती थी वहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहने लगी। इस तरह ये सबको प्रभावित कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। तो जो नगर बनने लगे दोस्तों यहाँ पे जब, तो नगरीकरण शुरू हो गया। अब नगरों में क्या होगा, नगरों में क्या होगा, जहाँ मशीनें लग चुकी हैं, लोग के पास बिल्कुल इस चीज़ का टाइम नहीं है कि वो लोग एक दूसरे से बात करें। ऐसे समाज में जहाँ लोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, अब वो लोग क्या धर्म के प्रति जाएंगे, वहाँ हाथ जोड़ के ऐसे सीताराम सीताराम करेंगे बैठ के? नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं। वहाँ पे सब अर्थव्यवस्था जो है पैसे के उस पर चलने लगी, सब कुछ जो है वो पैसा हो चुका है ऐसे समाज में। तो नगर बनने लगे दोस्तों। यहाँ पे नगर बनने के बाद क्या हुआ कि ये चीज़ हमने आपको लिख के रखी थी, व्यापारी जो है दिन पर दिन अमीर होते चले गए, अमीर और अमीर और अमीर और अमीर, ऐसे बढ़ता चला गया पैसा इनके पास। अब आप समझिए कि पोप जो है या तो हराम का खा ही रहा था, इसके पास तो कोई काम था नहीं। राजा भी हराम ही का खा रहा था, दैवी अधिकार प्राप्त थे, भगवान की इच्छा राजा की इच्छा, राजा ने जो कह दिया वो भगवान ने कह दिया, ये था। सामंत जो थे इनकी अच्छी कट रही थी कि इनके यहाँ श्रमिक काम करते थे, वो भी बैठ के खाते थे। श्रमिक तो इन दोनों को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। श्रमिक जो है वो इतना नीचे था कि वो कुछ बोल ही नहीं सकता था बेचारा, उसके पास कुछ था ही नहीं। फिर बचा कौन, व्यापारी। व्यापारी जो थे इनके पास आ गया था पैसा, और कहा जाता है कि दोस्तों पैसे की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी तरह व्यापारियों के पास पैसे की गर्मी आ चुकी थी अब यहाँ से। तो जब पैसे की गर्मी आ चुकी थी इनके पास, तो आगे आपको हम बताएंगे कि यही जो है व्यापारी आके जाके बुर्जुआ कहलाए थे। यही व्यापारी पोप के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध इन्होंने पहले आवाज़ उठाई सबसे पहले। तो जब ये सब हुआ तो यहाँ पे हमने आपको बताया औद्योगिकरण हो गया। औद्योगिकरण के बाद यहाँ पे आई कौन सी, फ्रांसीसी क्रांति। ये कब हुई थी, 1789 में। 1789 में। तो फ्रांसीसी क्रांति किस लिए हुई कि लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, फर्टिनिटी मतलब बंधुता, इक्वलिटी मतलब समानता, इन चीज़ों के लिए फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई दोस्तों। अब जो व्यापारी था वो कहने लगा कि देखो ऐसा है, पैसा तो हमारे पास है राजा साहब, अब जो करेंगे हम करेंगे, तुम कुछ नहीं करोगे। तुम करोगे तो हमारे पास इतने श्रमिक हैं कि तुमको उठवा लेंगे हम घर से, अब तुम्हारी कोई औकात नहीं रहेगा, ये औकात हमारी, क्योंकि पैसा हमारे पास है। तुम्हारे पास होंगे 50,000 सैनिक, हमारे पास 50 लाख श्रमिक हैं, तुमको तो हम ऐसे टंगवा लेंगे, घर से पता नहीं चलेगा। तो ये व्यापारी लोग कहने लगे, और इन्होंने यहाँ पे धर्म के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया दोस्तों। आंदोलन छेड़ दिया जब, तो धर्म का प्रभुत्व बिल्कुल ख़त्म हो गया। तब भगवान को किसी ने नहीं नकारा, मतलब धर्म को नकारा किसी ने नहीं, लेकिन धर्म के जो बांटने वाले थे, जो स्वर्ग में फ्लैट दिलाते थे पैसा ले लेके, वो उनका फ्लैट दिलाना बंद हो गया। उनकी जो स्वर्ग में फ्लैट बांटने का जो बिजनेस था वो ख़त्म हो गया, और लोग भगवान को अपनी इच्छा के अनुसार मानने लगे, किसी के दबाव में नहीं मानते थे। इस तरह से हुआ। फिर इन्होंने कहा कि अब हमको चाहिए समानता, बंधुता और स्वतंत्रता। जो पोप शासन करता था उसका शासन ख़त्म होगा, अब हम लोग को गिना जाता था नीचे, हमारे पास है पैसा, बैठेंगे तुम्हारे ऊपर, इन लोगों ने कहा, व्यापारियों ने। तो इन लोग के पास ये समानता के अधिकार के लिए लड़े यहाँ पे। उसके बाद बंधुता, इन लोगों ने कहा भाईचारा की भावना होगी यहाँ पे, तब तो काम चलेगा। तो बंधुता के आधार पे लड़ाई हुई यहाँ पे दोस्तों। तो इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति हुई। अब आपने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इन सब ने किस तरह से इसको, समाजशास्त्र को प्रभावित किया, ये आपने यहाँ पे समझा दोस्तों। अब कल हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से
समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है और आगे का समाज चलता है। हमने यहाँ पे आपको क्या दिखाया दोस्तों, सबसे पहले परंपरावादी यूरोप हमने आपको समझाया, उसके बाद इसमें हमने आपको समझाया कि यूरोप में सामाजिक परिवर्तन कैसे हुए। हमने आपको दिखाया जो ये गांव थे वो नगर कैसे हो गए, जहाँ पे जॉइंट फैमिली हुआ करती थी वहाँ न्यूक्लियर फैमिली कैसे हो गई, जहाँ पे व्यापारी वर्ग सबसे नीचे था, श्रमिक के साथ में सामान्य वर्ग में था, वो कैसे जाके राजा के सर पे बैठने लगा। तो ये हमने आपको यहाँ पे बताया दोस्तों। पूरा लेक्चर बाइंड अप करते हैं एक साथ। सबसे पहले क्या, परंपरावादी समाज था यूरोप, धर्म आधारित समाज था और राजा का दैवीय अधिकार प्राप्त था। कृषि आधारित सामंती अर्थव्यवस्था थी दोस्तों वहाँ पे। और क्या था वहाँ पे, एक तत्व राजतंत्रात्मक शासन था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे आते थे लोकतंत्रात्मक शासन स्थापित हो गया। अब इसके बाद आपको देखना है उसके बाद क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति, वो सब इतिहास का विषय, उसमें मत जाइए आप। अब इसके बाद सीधे देखेंगे समाजशास्त्रीय उत्पत्ति कैसे होती है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिए हैं सारे दोस्तों। फिर से बता दे रहा हूँ, आपको कोई नोट्स मैं नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, जहाँ पे मुझे ज़रूरी लगेगा वहाँ पे लिखवा दिया करूँगा, जो भी ज़रूरी लगेगा मुझे, या फिर लिखवा के ग्रुप पे पोस्ट कर दिया करूँगा। तो दोस्तों लेक्चर कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं, और लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेक्चर का लाभ उठा पाएँ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में ज़रूर पूछें। आज एक स्टूडेंट ने पूछा था सर विद्या शाखा क्या होती, मैंने उसका जवाब दे दिया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप पूछिए, फिर से बताऊँगा। और जिसका भी क्वेश्चन है वो पूछिए दोस्तों। धन्यवाद।